हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से 12वीं क्लास के इतिहास के बारे में बता रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, 12वीं क्लास में कुल 3 किताबें हैं, जिसे हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के नाम से जानते हैं। इसमें से हमने पार्ट 1, जिसे हम प्राचीन भारत के इतिहास के नाम से जानते हैं, शुरुआत किया है। और इस प्राचीन भारत में कुल 4 चैप्टर हैं, जिसमें से अभी तक हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। जिसमें से पहला चैप्टर, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, अर्थात ईंट, मनके और अस्थियां भी कहते हैं। और वहीं दूसरा चैप्टर जो है, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। ठीक है दोस्तों, राजा, किसान और नगर जो चैप्टर है, इसको हम लोगों ने 600 बीसी से लेकर 600 एडी के बीच में यह जानने का प्रयास किया है कि इस दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में राजनीति और अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी। अर्थात ये कहें तो राजा का विकास कैसे हुआ, राज्य का उदय कैसे हुआ, राज्य का उदय कैसे हुआ, समाज में अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी थी, और राजा का प्रशासन कैसा था, जिसकी बदौलत इतनी बड़ी साम्राज्य का विकास हुआ। ठीक है दोस्तों, अर्थात हमने राजनीतिक और समाज के बारे में दूसरे चैप्टर में पढ़ा था। अब तीसरे चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है? बंधुत्व, जाति और वर्ग। और इसमें भी हम लोग लगभग 600 बीसी से लेकर 600 एडी के बीच की कहानी को पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि इस 600 बीसी से लेकर 600 एडी के बीच में हमारा आरंभिक समाज से लेकर लास्ट तक का समाज कैसा था। यानी ये कहा जाए तो जैसा कि हमने दूसरे चैप्टर में राजनीति और अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा, वैसे ही तीसरे चैप्टर में हम आरंभिक समाज के बारे में पढ़ेंगे। यानी यहाँ केवल समाज के बारे में पढ़ेंगे कि समाज का विकास कैसे कैसे आगे होता है। और ठीक चौथे चैप्टर में जब हम जाएंगे तो धर्म और संस्कृति के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ 600 बीसी से लेकर 600 एडी के बीच में कैसे धर्म और संस्कृति का विकास हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा संक्षेप में बार बार बताता हूँ, क्योंकि आपको इस तरह से अपने विषय वस्तु पे अच्छी तरह से पकड़ होती चली जाएगी और चीज़ें याद होती जाएगी, तो आपको उसके अर्थ और बाकी चीज़ों को समझने में सहूलियत रहेगी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति और वर्ग। यानी हम यहाँ पर यह देखने का प्रयास करेंगे कि लगभग 600 बीसी यानी ईसा पूर्व से लेकर 600 एडी ईस्वी के बीच में हमारा समाज कैसा था और इस समाज का विकास किस प्रकार से हुआ था, जहाँ पर बंधुत्व यानी भाईचारा, जाति यानी अलग अलग कास्ट और वर्ग यानी समूहों में कैसे विकास हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग बंधुत्व, जाति और वर्ग की चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं कुछ पृष्ठभूमि की। कह रहा है कि पिछले अध्याय में यानी दूसरे चैप्टर में हमने यह जानने की कोशिश की कि लगभग 600 बीसी से लेकर 600 एडी के मध्य भारतीय राजनीति और आर्थिक जीवन में कैसे परिवर्तन हुआ। ठीक बिल्कुल वही बात कर रहा है, हमने पीछे ये पढ़ा भी है कि कैसे हमें 600 बीसी से लेकर 600 एडी के बीच में मध्य में कैसे भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुआ। ये हमने देखा भी है। देखा हमने कैसे शुरू में राजनीति बिल्कुल छोटे स्तर पे थी, छोटे छोटे महाजनपदों का विकास हो रहा था। उसके बाद से बड़े बड़े जनपद आए, फिर 16 महाजनपद आए, फिर 16 महाजनपद में से एक मगध आगे निकला,
फिर उसी मगध की पृष्ठभूमि पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। फिर मौर्य साम्राज्य से आगे की परंपरा आगे बढ़ी। फिर धीरे धीरे हमने देखा कि कैसे किसान वर्ग का उदय हुआ, कैसे समाज में उस समय राजनीति में किसानों का महत्वपूर्ण स्थान रहा। फिर हमने नगरों को देखा कि नगरों का उदय कैसे हुआ, नगरों के उदय में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका व्यापार ने, अर्थव्यवस्था, व्यापार ने, लोहा ने, मुद्रा ने, राजाओं की महत्वाकांक्षाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वही कह रहा है कि मध्य भारतीय राजनीति और आर्थिक जीवन में कैसे अनेक परिवर्तन हुए, जिनमें से कुछ परिवर्तनों की वजह से समाज में भी बदलाव हुआ। अब जब वहां पे क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। देखो बेटा, एक बात मैं आपको बता दूं, जब तक आपको पूर्ण रूप से अच्छी तरह से दूसरा चैप्टर याद नहीं होगा तो उसी के आधार पे हम तीसरा चैप्टर को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि कई बार हम वहाँ की राजनीति और वहाँ की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो आपको बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए कि सर किसकी बात कर रहे हैं। अब जैसे देखिए ना, यहाँ पे कह रहा है कि कैसे अनेक परिवर्तन हुए, जिनमें से कुछ परिवर्तनों की वजह से, अब वहीं के परिवर्तन की वजह से समाज में भी बदलाव हुआ। अब बताइए ना क्या जोड़े हम इसमें ये कह सकते हैं ना कि वहाँ की अर्थव्यवस्था में कैसे वहाँ के किसानों ने अपनी उपज को बढ़ाया होगा, और बढ़ाने का हमने तरीका देखा था, 7 तरीका, और उसी तरीका से जब उपज बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था का विकास होगा, और जब अर्थव्यवस्था का विकास होगा तो पैसा हमारे हाथ में आएगा, और निश्चित तौर पे जब हमारे हाथ में पैसा होगा तो हमारे समाज में भी परिवर्तन होगा। तो अब इसका बदलाव कहाँ से जुड़ा हुआ है, तीसरे चैप्टर का बदलाव पहले दूसरे चैप्टर से जुड़ा हुआ है। इसलिए बाबू तीसरा चैप्टर हम लोग आज पढ़ने तो जा रहे हैं, लेकिन आपका दूसरा चैप्टर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर के हम यहाँ पे समझ पाएंगे। क्योंकि कहानी सब एक ही साथ घटित हो रही। भले हम लोग पढ़ने के लिए राजनीति और अर्थव्यवस्था अलग पढ़ रहे हैं, समाज अलग पढ़ रहे हैं, और आगे धर्म और संस्कृति अलग पढ़ेंगे, 5 तत्वों को, लेकिन इन पांचों का विकास तो 600 से लेकर 600 एडी के बीच में साथ ही साथ चल रहा था। हम पढ़ने के लिए अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज बेटा याद रखना, आप तुरंत रिवीजन करना दूसरे चैप्टर को। इसको हम लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे उसको रिवीजन करते चलिएगा, तब दोनों को मिलाकर एक साथ पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि कुछ परिवर्तनों की वजह से समाज में बदलाव भी हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन शैली भी बदल गई। अब समाज बदला तो जीवन शैली भी बदलेगी। समाज में विशिष्ट समूह का उदय भी हुआ, यानी एक अच्छे अच्छे वर्गों का उदय भी हुआ। संपत्ति के असमान वितरण ने, हमने पीछे पढ़ा है कि संपत्ति का जो वितरण होता था, यानी जो फैलाव था, वो असमान था। सभी के पास एक जैसी संपत्ति नहीं थी। कोई व्यक्ति राजा भी था तो कोई प्रजा के रूप में गरीब आदमी भी था, कोई सेठी वर्ग भी था तो कोई व्यापार भी था, कोई पूंजीपति भी था। तो अलग अलग समाज में असमानता थी। असमानता वितरण ने समाज में विषमता को भी जन्म दिया। जब पैसे का वितरण जब अलग अलग होगा तो निश्चित तौर पे समाज में असमानता भी फैलेगी, यानी विषमता होगी, यानी समाज में भेदभाव होगा। तो अर्थव्यवस्था वो एक ऐसी चीज होती है जिससे समाज में असमानता भी आती है और समाज में भेदभाव भी होता है। इस चीज को बेटा आप लोग ध्यान से समझना। पूरी आराम से मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज को ध्यान से समझने का प्रयास करना वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो पहले हमने क्या देखा कि कैसे राजनीति और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन ने समाज में परिवर्तन को जन्म दिया, और समाज में परिवर्तन ने क्या किया, समाज में असमानता और विषमता को जन्म दिया। ठीक इसी प्रकार इस अध्याय में, यानी हम तीसरे चैप्टर में यह जानने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। आई बात समझ में कि यहाँ पर समाज पर क्या प्रभाव पड़ा और क्या क्या बदलाव हुए। जब राजनीति और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुआ तो समाज में क्या क्या बदलाव हुए, कैसे बंधुत्व, जाति और वर्ग का उदय हुआ। यानी बंधुत्व मतलब भाईचारा, जाति आपको बताइए कि हम लोग की अलग अलग वर्ग, और वर्ग मतलब समूह को कैसे उदय हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे कह रहा है कि इसके लिए भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथ। अब हमें कहां से पता चलेगा कि बंधुत्व, वर्ग और जाति और वर्ग, इसके बारे में हमें कहां से जानकारी मिलेगी। तो इसके बारे में हमें जानकारी एक ग्रंथ महाभारत पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। यानी एक ग्रंथ है
जिसका नाम है महाभारत, के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, हम सब आप सभी लोग जानते हैं महाभारत को, कि महाभारत एक हमारा बृहद ग्रंथ है जो भारत के बहुत सारे चीज़ों की जानकारी वो देता है और झलक भी वहाँ से मिलती है हमारे समाज को लेकर के। अगर आप ध्यान से महाभारत को समझिए और देखिए तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि समाज में कैसे लोग बटे हुए थे, समाज कितने भागों में बटा हुआ था और किस प्रकार समाज में भेदभाव या अन्य चीज़ों का प्रचलन था। तो वही कह रहा है कि ग्रंथ महाभारत पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और यह जानने का प्रयास भी करेंगे कि किस प्रकार से इसमें सामाजिक श्रेणियों और परिस्थितियों का विवरण किया गया। मतलब समाज में श्रेणीबद्ध जो समाज था, एक वर्ग, दो वर्ग, तीन वर्ग ऐसे बधा हुआ था, उसको कैसे परिस्थितियों के अनुसार श्रेणीबद्ध यानी एक तरीके से बांधा गया था। यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे समाज में जाति और वर्ग का उदय हुआ। ठीक है जी, जाति का उदय और वर्ग का उदय कैसे हुआ ये भी समझने का प्रयास करेंगे। यानी हम इस चैप्टर में बंधुत्व, जाति और वर्ग को समझने का प्रयास करेंगे। हमने कुछ भूमिका में देखने का प्रयास किया। जो संबंध कहाँ से जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है दूसरे चैप्टर से। अब आगे कह रहा है कि अब इसको देखिए, हम लोग बात करते हैं राम महाभारत की। कह रहा है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, संस्करण लिखा हुआ है वो, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, यानी महाभारत जो था उसका समालोचनात्मक यानी समान रूप से आलोचनात्मक, आलोचना यानी उसमें कुछ चीज़ों की समानता की गई है तो कुछ उसकी आलोचना भी की गई, उसी के संस्करण को हम लोग समझते हैं। और जब ये समझ में आ जाएगा तो निश्चित तौर पे हम यहाँ के समाज को भी समझने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। कह रहा है कि समकालीन समाज को, मतलब उस समय की, समकालीन का मतलब होता है उस समय की समाज को समझने के लिए इतिहासकार प्रायः साहित्य परंपरा और अभिलेखों का उपयोग करते हैं। ये तो हम भी जानते हैं, आपको पहले भी हमने बता रखा है कि जब भी कभी इतिहासकार किसी चीज की खुदाई करता है और वहां के इतिहास को लिखने का प्रयास करता है तो उसमें साहित्यिक परंपराओं को जानने की कोशिश की जाती है और उसकी जानकारी हमें किससे मिलता है, किताबों से। तो अब यहाँ की जानकारी भी हमें महाभारत से मिलेगी, तो इसी का उल्लेख करेंगे और साथ ही साथ अभिलेखों का भी प्रयोग करते हैं पुरातात्विक साक्ष्यों के रूप में। आगे बात समझ में, तो यहाँ जब हम विवरण प्रस्तुत करेंगे तो साहित्य और अभिलेख का प्रयोग करेंगे। यदि इस ग्रंथ का प्रयोग सावधानी से किया जाए तो समाज में प्रचलित आचार व्यवहार यानी जो सिस्टम चल रहा था और वहाँ के रीति रिवाज का इतिहास लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी कह रहा है कि इस ग्रंथ का प्रयोग अगर हम सावधानी से करें, अच्छे से बारीकी से समझने का प्रयास करें तो हमें मिलेगा कि समाज में प्रचलित जो व्यवहार था और जो रीति रिवाज जो थी उसका इतिहास हम लिख पाएंगे इसी किताब के माध्यम से। आप एक अपना नक्शा बनाइए महाभारत को देखने के लिए। कह रहा है कि उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से, भारतीय उपमहाद्वीप जो था इसमें से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक महाभारत है। जैसे विशाल महाकाव्य के विश्लेषण में उस समय की सामाजिक श्रेणी, मतलब समाज में कैसे श्रेणीबद्ध समाज था, मतलब एक छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, राजा नीचे, उसके बाद मंत्री, ऐसे करके देखा जाए समाज में वर्गीकरण। तो सामाजिक श्रेणी तथा आचार व्यवहार यानी व्यवहार की प्रक्रिया के मानदंडों को जानने का प्रयास किया जाएगा। यानी कैसे व्यवहार, आप देख लीजिए ना समाज महाभारत को, कैसे दो बंधुओं हैं, जो भाई हैं, उन्हीं के बीच में लड़ाई हो रही है, परिवार को लेकर के, धन संपत्ति को लेकर के, कहीं पे किसी को हीन भावना से देखी जा रही है तो कहीं पे किसी की उच्च भावना से, कई सारी चीज़ें आप महाभारत में देखे होंगे, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो उसी चीज़ को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, किससे, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण से। अब आगे कह रहा है कि 1909 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान B.S. सुक्थांकर के नेतृत्व में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया गया। यानी एक आलोचनात्मक उसका विवरण तैयार करने की कोशिश की गई, यानी शुरुआत हुई। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लग गए। कितने लगे बेटा? 47 वर्ष लग गया महाभारत को तैयार करने में। हो जाता है कि उनकी भाषा अलग थी, उस समय के लिखने की कहावत चीजें अलग थी। अब आज वो मिला तो उसको हम लोग कई बार साम्यता स्थापित कर करके जोड़ जोड़ कर लिखने का प्रयास किए हैं। फिर भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि महाभारत में जो भी कहानियां मिली है, चाहे जो चीजें उपलब्ध है,
वो वास्तव में उस समय के समाज को दर्शाता है। ये पूर्ण रूप से कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साहित्य बहुत सारे चीज़ों को स्पष्ट रूप से विवरण नहीं देता है, उनकी साम्यता के आधार पर उसमें अंतर पाई जाती है। साम्यता मतलब हम तुलना करते हैं तो बहुत सारे चीज़ों का अंतर मिल जाता है, क्योंकि उस समय के लिखावट की जानकारी हमें स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाती है। तो इस ग्रंथ को तैयार करने में 47 वर्ष लग गए। महाभारत की मूल कथा के रचयिता संभवतः भाट सारथी थे, ऐसा माना जाता है। जैसा आपका एनसीईआरटी कहता है कि इसके रचयिता मूल रूप से भाट नाम का एक व्यक्ति था, जो सारथी था, जिन्हें सूत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सूत कहा जाता था। वे क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे। कौन जी? भाट। जो सूत थे वो क्षत्रियों को लेकर के, जो क्षत्रिय योद्धा हुआ करते थे, उनको लेकर के युद्ध क्षेत्र में जाते थे। और साहित्यिक परंपरा के अनुसार इस बृहद रचना के रचयिता, देखिए अब एक चीज बात समझिए, सॉरी, कह रहा है कि महाभारत की मूल कथा के रचयिता संभवतः भाट थे, और भाट को ही हम लोग सूत कहते हैं। और वो कहते हैं क्या कि ये क्षत्रियों को लेके जाते थे युद्ध भूमि में, और वहां पे लड़ाई होती थी, और फिर आकर के उसको लिखते थे। लेकिन साहित्यिक परंपरा के अनुसार इस बृहद रचना के रचयिता ऋषि व्यास थे। ऐसा क्या मानता है कि ऋषि व्यास थे, जिन्होंने श्री गणेश से इस ग्रंथ को लिखवाया था। आगे बात समझ में? यानी आधुनिक परंपरा के अनुसार तो हम ऋषि व्यास को मानते हैं, लेकिन पुरानी परंपरा के अनुसार हम भाट सारथी को मानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से बन गया कि आधुनिक रचयिता कौन माने जाते हैं? ऋषि व्यास माने जाते हैं। जबकि किताबों में पुरानी चीजें किसके बारे में कही गई है? भाट सारथी यानी सूत के बारे में कहा गया है। ठीक है, चलिए, तो ये बात हमने देखा महाभारत के माध्यम से कि महाभारत में हमें विभिन्न प्रकार के जाति, विभिन्न प्रकार के वर्ग और बंधुत्व के बारे में चर्चा मिला है, जिसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है आगे कि बंधुत्व एवं विवाह, यानी भाई और भाई के साथ विवाह। यानी बंधुत्व मतलब होता है भाईचारा, बंधुत्व का मतलब भाईचारा, भाई भतीजावाद, और विवाह यानी कैसे आपस में लोगों का विवाह समाज में हो रहा था। और उसके लिए अब इसमें एक हेडिंग दे रहा है कि अनेक नियम और व्यवहार की विभिन्नताएं, कि अलग अलग नियम भी थे, शादी विवाह के भी नियम थे, और उस नियम को फॉलो करने के लिए अलग अलग व्यवहार थे जिनमें भिन्नताएं थी। इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यानी भाई बंधुत्व और विवाह को, परिवार से तो जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ है। अब कह रहा है कि परिवार के बारे में जानकारी, हमें परिवार के बारे में जानकारी मिलता है कि परिवार जिसे हम लोग कुल कहते थे, इसकी जानकारी वहां पे मिलती है। कहाँ पर? 600 BC से लेकर 600 AD के बीच के समाज में। कह रहा है कि समाज में बंधुता एवं विवाह का संबंध अनेक नियमों और व्यवहार की विविधता पर टिका हुआ था। समाज में जो विवाह का नियम जो था और संबंध थे, वो अनेक नियमों पर और व्यवहारों पर क्या हुआ था? टिका हुआ था। इसमें परिवार एक इकाई का कार्य करता था। परिवार क्या था? एक छोटी सी यूनिट थी, यानी इकाई थी। लेकिन सभी परिवार एक जैसे नहीं होते थे, क्योंकि हर एक परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होता था, जिन्हें हम संबंधी कहते थे। कई मतलब एक परिवार, दो परिवार, तीन परिवार मिलकर नहीं कहते कि आपस में संबंधी हैं। हम जब शादी विवाह होता है तो एक परिवार दूसरे परिवार में शादी करता है, मतलब दूर के रिश्ता होते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या होता है? संबंध तो बनता है ना। तो हम उसे क्या कहते हैं कि जब उनके रिश्तेदार कोई आते हैं तो हम लोग अब कहते हैं ना गाँव देहात में कि ये हमारे संबंधी है, यानी हमारे ये रिश्तेदार हैं। यानी दो परिवारों का आपसी रिश्ता बन गया, यानी एक छोटा सा परिवार से बड़ा परिवार का समूह बन गया। तो वही कह रहा है कि इसमें परिवार एक इकाई का कार्य तो करता है, लेकिन सभी परिवार एक जैसा नहीं होते हैं, क्योंकि हर एक परिवार एक बड़ा समूह का हिस्सा होता है, जिसे हम संबंधी कहते हैं। संबंधों का अध्ययन जब हम सूक्ष्म दृष्टि से करते हैं तो पता चलता है कि इसका अर्थ जाति समूह भी होता है। यानी मान लीजिए कि मेरा एक संबंध, हम एक संबंध, एक जाति के हैं, एक दूसरा जाति भी है, और उस जाति का इस जाति में वैवाहिक संबंध हो गया, तो अब हम कहते हैं ना कि ये हमारे संबंधी हो गए, यानी हमारे रिश्तेदार हो गए। तो ऐसी स्थिति में एक स्तर पे, छोटे स्तर पे तो हम जाति की कल्पना करते हैं उनको, लेकिन उसी को हम जब बड़े स्तर पे कहते हैं तो बंधुत्व यानी संबंधी के बारे में समझते हैं कि वो हमारा संबंध बन गया उनके साथ। निश्चित तौर पे आपको समझ में आ रहा होगा कि छोटे स्तर पर अकेला का, देखिए 4 गो परिवार अलग अलग है,
लेकिन उन चारों परिवारों का 4 परिवारों से फिर विवाह भी होता है, तो एक समूह बनता है कि नहीं, एक जाति बनता है कि नहीं। तो उसी प्रकार से समूह का विकास होता है। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंधों पर आधारित माने जाते हैं। जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं, परिवार का जो रिश्ता होता है वो तो रक्त संबंधी होता है, लेकिन उसमें संबंधों को अगर जोड़ दिया जाए, संबंधी को जोड़ दिया जाए, एक जाति को दूसरे जाति से जोड़ दिया, तो वहां पे बहुत कम हम नैसर्गिक यानी रक्त संबंध को देखते हैं। लेकिन इनका परिभाषा अलग अलग तरीके से की जाती है, यानी इस रक्त पर आधारित संबंधों की जो परिभाषा दी गई है वो अलग अलग तरीके से दी गई है। जैसे कुछ समाजों में भाई बहन का रिश्ता खून से माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। हमारे समाज में क्या कहता है जी कि भाई बहन का रिश्ता यानी खून का रिश्ता है। तो कुछ समाज ऐसा इसे नहीं मानता है, कुछ समाज ऐसा भी है जो खून के रिश्ते को नहीं मानता है। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। कई बार क्या होता है ना कि एक ही परिवार के कुछ लोग होते हैं जो भोजन और अन्य संसाधनों आपस में मिल बांट करके इस्तेमाल कर लेते हैं, एक साथ रहते भी हैं और काम भी करते हैं, अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न भी करते हैं, और इसी बड़े समूह को हम संबंधी या परिवार की संज्ञा देते हैं कि सभी लोग जब मिल जाते हैं, एक साथ मिलकर सारा काम कर लेते हैं, तो क्या कहलाए, एक दूसरे के संबंधी या समूह कहलाए, जो आगे चलकर जाति समूह में बट जाता है। यही संबंध आगे चलकर धीरे धीरे क्या होता है, अलग अलग जातियों में बटने लगता है। विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी तो हमें आसानी से मिल जाती है, यानी बड़े बड़े जो समाज होता है, बड़ा बड़ा जो परिवार होता है, उनके बारे में तो बाबू लिखित इतिहास मिल जाता है। जैसे अगर हम महाभारत की बात करें तो कौरव और पांडव दो समूह था, दो अलग अलग लोग थे, तो इन लोगों के बारे में तो हमें जानकारियां मिल जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें छोटे समाज की तो उनकी जानकारी हमें नहीं मिल रहा है। तो वही कह रहा है, विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी तो हमें आसानी से मिल जाती है, लेकिन सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनः निर्मित करना मुश्किल होता है। मतलब उनको याद करके बताना और अच्छी तरह से मतलब समझना थोड़ा मुश्किल होता है बजाय विशिष्ट परिवारों के। विशिष्ट परिवारों की जानकारी हमें आसानी से मिल जाती है, लेकिन जो सामान्य लोग होते हैं उनके बारे में लिखित प्रमाण हमें जल्दी नहीं मिलता है। जब उनके बारे में लिखित प्रमाण नहीं मिलता है तो उनको जानकारी प्राप्त करना उनके बारे में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आगे कह रहा है कि इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का विश्लेषण करते हैं, यानी जो इतिहास लिखते हैं वो परिवार और बंधुता के विचारों का विश्लेषण करते हैं, जिससे लोगों के सोच का पता चलता है कि वो व्यक्ति सोचता कैसे है, जिससे लोगों को सोच का पता चलता है। हालांकि यह सोच और विचारों ने लोगों के क्रियाकलाप को प्रभावित तो किया होगा, इसी प्रकार व्यवहार ने विचारों पर भी अपना असर डाला होगा। आई बात, कई बार कहते हैं ना सोच सोच का अंतर होता है। इस प्रकार देखें तो परिवार नियम और व्यवहारों का एक समूह था जिसे हम जाति समूह कहते थे। परिवार क्या था जी, उसमें कुछ नियम थे, कुछ व्यवहारों का परिचय था, व्यवहार कैसे किया जाएगा लोगों के साथ, उसका समूह था। परिवार क्या था जी, तो नियम और व्यवहारों का समूह होता है। आज भी परिवार में कई सारे नियम होते हैं, भैया इतना टाइम से घर पे जाना है, बाहर जाना है, ऐसे ऐसे कुछ होता है। कुछ व्यवहार किए जाते हैं, भैया किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, छोटे के साथ कैसा व्यवहार करना है, बड़े के साथ, और वही सब मिला करके क्या बन जाता है, एक बड़ा सा समूह यानी जाति समूह के रूप में बदल जाता है। तो बंधुत्व छोटे स्तर पे, उससे बड़े जाति, फिर अब उससे बड़ा जो होगा वर्ग के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आता है प्रीतवंशिका व्यवस्था के आदर्श, यानी प्रीतवंशिका व्यवस्था। यानी प्रीतवंशिता का मतलब होता है पिता के बाद उसका पुत्र, और उसके बाद फिर उसका पुत्र, और उसके बाद फिर उसका पुत्र के नियम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रीतवंशिता वंश के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रीतवंशिता व्यवस्था के आदर्श क्या था उस समय। कह रहा है कि प्रीतवंशिता का अर्थ उस वंश परंपरा से है जो पिता के बाद पुत्र, फिर पौत्र और फिर प्रपौत्र आदि की श्रृंखला में चलता है। ठीक है, यानी मैं हूं, मेरे बाद मेरे परंपरा को मेरा पुत्र, फिर उसके बाद उसका पुत्र, फिर उसके बाद उसका पुत्र, ऐसी जो परंपरा चलती है तो इसे हम लोग प्रीतवंशिता कहते हैं, यानी पिता के वंश को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु प्रीतवंशिता के आदर्श को ही सुदृढ़ करती है। हालांकि उस समय अधिकतर राजवंश प्रीतवंशिता का ही अनुसरण भी करते थे। इसी प्रीतवंशिता का उदाहरण महाभारत की मुख्य कथा वस्तु। अब देखिए, बात समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रीतवंशिता का मतलब है
कि मेरे बाद मेरा बेटा बैठेगा गद्दी पर, उसके बाद उसका बेटा बैठेगा गद्दी पे, और ये बात कर रहा है कि महाभारत में इस चीज को जानकारी मिलती है। तो अब आप बता सकते हैं कि महाभारत की जानकारी हमें कैसे मिलती है। तो हम उस कहानी को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं महाभारत में, जहाँ दो होते हैं ना, जो पांडव होते हैं उनके पिता होते हैं, और जो कौरव होते हैं उनके पिता होते हैं। तो पांडव के जो पिताजी जो होते हैं, कहानी समझिए, पांडव के जो पिताजी होते हैं पंडु, वो बड़े होते हैं। तो नियम के अनुसार अगर वो बड़े हैं तो उनकी मृत्यु के बाद उन्हीं के बेटा को गद्दी पे बैठना पड़ेगा। बात समझ में आई? सॉरी, वो छोटे होते हैं, लेकिन जो दुर्योधन होता है उसके पिताजी बैठते हैं। तो वो व्यक्ति क्या होता है, पांडव के पिताजी पहले गद्दी पे बैठ जाते हैं, ठीक है। लेकिन किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है तो निश्चित तौर पे उनके बेटे को गद्दी पे बैठना चाहिए, लेकिन उनका बेटा जो होता है युधिष्ठिर, वो गद्दी पे नहीं बैठते हैं। धृतराष्ट्र बैठ जाता है, जो उनका भाई होता है, जो अंधा होता है, वो बैठ जाता है। और उसके बाद जब वो चाहता है कि अब मेरे बाद मेरा बेटा गद्दी पे बैठेगा, क्योंकि उसका परंपरा तो यही हुआ ना कि बाप के बाद बेटा, लेकिन ऐसी स्थिति में नियम तो ये कह रहा था कि इनको बैठना चाहिए, धृतराष्ट्र को। तो ऐसे में सॉरी युधिष्ठिर को। तो ऐसे में इसी के वजह से क्या होता है, महाभारत की लड़ाई होती है, क्योंकि वहां पे प्रीतवंशिता वंश की बात आ जाती है कि किसके बाद कौन बैठेगा, उसके बाद कौन बैठेगा। तो उसी चीज को यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है, समझाने का प्रयास किया गया है कि इसी प्रीतवंशिता का उदाहरण महाभारत की मुख्य कथा वस्तु है कि वो चाहते हैं कि पांडवों के बाद पांडव के पुत्र बैठे, लेकिन नहीं बैठते हैं, ये दूसरे वाले बैठ जाते हैं, धृतराष्ट्र वाले। और धृतराष्ट्र चाहता है कि अब मेरे बाद तो नियम के अनुसार पांडव को मिलना चाहिए, लेकिन वो चाहता है कि मेरा बेटा गद्दी पे बैठे, और ऐसा हो नहीं पाता है। तो इसी के लिए महाभारत जैसा युद्ध होता है, और युद्ध में अंतिम रूप से जो निर्णय निकलता है वो हम और आप जानते हैं, जिसमें बांधव के दो दल कौरव और पांडव के बीच, आ गया ना, बांधव मतलब जो बंधुत्व होता है, दो दल कौरव और पांडव के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण किया गया है। इस महाकाव्य में दोनों ही दल कुरु वंश से ही संबंधित थे, जिनका एक जनपद पर शासन भी था। यह संघर्ष युद्ध में बदल गया, जिसमें पांडव विजय हुए और प्रीतवंशिता का अनुसरण करते हुए पांडव यानी स्वयं मतलब जो वो थे को उत्तराधिकार घोषित किए। हालांकि प्रीतवंशिता की परंपरा महाभारत जैसे आदर्श महाकाव्य के पहले भी मौजूद था, जैसे ऋग्वेद में भी था ऐसी। हालांकि इस प्रथा में कई बार विभिन्नताएं भी दिखती थी, क्योंकि कभी कभी पुत्र के न होने की स्थिति में भाई को उत्तराधिकार सौंप दी जाती थी। तो कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लेते थे, यानी बंधु बांधव मतलब परिवार के अन्य लोग जो थे वो लोग जमा लेते थे। कभी कभी तो विशिष्ट परिस्थितियों में महिलाएं भी सत्ता का उत्तराधिकारी घोषित कर दी जाती थी, जैसे प्रभावती गुप्त राजा हुई थी। राजा होना, ये गुप्त काल की बात कर रहा है कि अगर उसका पति मर गया तो उसके बाद किसको बैठा दिया गद्दी पर, उसकी पत्नी को गद्दी पर बैठा दिया गया। इस प्रथा की जानकारी ऋग्वेद जैसे कर्मकांडीय ग्रंथों के मंत्रों में भी मिलती है, ऋग्वेद में भी इसकी जानकारी मिलती है, जिसकी जानकारी हमें 1000 बीसी से 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में मिलता है। इस प्रकार प्रीतवंशिता की वंश की जो परंपरा है वो अलग अलग समय में अलग अलग बैठा है, लेकिन उसका मूल अर्थ यही होता है कि पिता के बाद पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र, यानी पुरुषों की ही प्रधानता चलेगी। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता था, तो बंधु बांधव के अन्य परिवार के लोग बढ़ जाते थे, वो भी सक्षम नहीं हुए तो पत्नी को या लेडीज को बैठा दिया जाता था। ये ऐसा प्रमाण हमें मिलता है, लेकिन महाभारत हमें इस चीज की जानकारी नहीं बंधुत्व को देता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इस प्रथा की जानकारी ऋग्वेद जैसे कर्मकांडीय ग्रंथों के मंत्रों में भी मिलता है। आगे इसमें हम लोग को पढ़ना है विवाह के नियम। ठीक है दोस्तों, विवाह के नियम के बारे में हमें चर्चा करना है। इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज हमने टॉपिक की शुरुआत की थी, तो हमने दो चीज समझने का प्रयास किया यहाँ पे। एक तो हमने कुछ परिचय देखा, परिचय के बाद महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण क्या था उसको हमने जानने का प्रयास किया। फिर हमने बंधुत्व को समझा कि बंधुत्व क्या होता है, भाईचारा की भूमिका क्या होती है,
और उस भाईचारा में कैसा कैसा व्यवहार था। यानी बंधुत्व मतलब एक परिवार को जोड़ लीजिए, और उस परिवार में अनेक नियम और व्यवहार में क्या भिन्नताएं होती थी, इसको हमने जानने की कोशिश की परिवार के माध्यम से। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से हमने उठाया, महाभारत के एक संस्करण से हमने दिया, महाभारत को एग्जाम्पल में लिया। और इसी में हमने ये भी देखने का प्रयास किया कि प्रीतवंशिता व्यवस्था क्या थी, कैसे पिता के बाद उसके पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र, उसके बाद उसके पुत्र की परंपरा थी। और इसकी झलक भी हमें महाभारत में मिलती है, और उसको अच्छी तरह से सिद्ध नहीं हो पाता है, जिसका परिणाम महाभारत का युद्ध होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ ही आज हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में, तो हम लोग पढ़ेंगे अब आगे हम लोग विवाह के नियम को समझेंगे। यानी यहाँ पर हम लोग टोटल किस चीज के बारे में समझेंगे, समाज से जुड़े हुए हर चीज के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि विवाह के क्या क्या नियम थे, कैसे कैसे विवाह होता था, कैसे अंतर विवाह, बाह्य विवाह, ये सब परंपराएं वहां पर थी। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ ही हम लोग इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। और हमारी जब मनोबल बढ़ती है तो मैं आपके लिए एक अलग तरह से मेहनत करके अलग अलग वीडियो लाने का प्रयास करता हूँ, जिससे आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो इसी पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।